नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रमभूमि टीवी। देश दुनिया की खबरें बताते क्या हो रहा है और हर उस व्यक्ति से मिलाते हैं, उस शख्सियत से मिलाते हैं जो कुछ खास होते हैं। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो मैं बताऊं कि कम से कम 20 साल से अधिक हो चुके हैं। देश की आज़ादी के 75 साल से अधिक हो चुके हैं, मैं हर बार कहता हूं, लेकिन उत्तराखंड की दशा और दिशा नहीं बदली है। अगर पलायन की बात करें तो ज्यों का त्यों है। अगर आपके महिलाओं की स्थिति बताएं तो आज भी उनके कंधे का बोझ नहीं हटा है और जल जंगल जमीन के मुद्दे जैसे थे वैसे ही हैं। आज मेरे साथ डॉक्टर अनिल जोशी जी मौजूद हैं। अनिल जोशी जी कोई पहचान के मोहताज नहीं है, उत्तराखंड की आन बान शान कहे जाने वाले अनिल जोशी जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे ही बात करेंगे और उनसे ही पूछेंगे, आज होली का त्यौहार भी है, और उनसे ही पूछेंगे कि उत्तराखंड की दशा और दिशा सुधरने कैसे सुधरेगी। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, सभी सरकारें आई और गई, लेकिन अभी भी दशा और दिशा नहीं सुधर पाई। जी जोशी जी, आपका स्वागत। धन्यवाद मित्र आपका। जिस तरीके से उत्तराखंड का विकास होना चाहिए था, जिन ज्वलंत मुद्दों को लेकर उत्तराखंड राज्य बना था, आज भी वो पूरे नहीं हुए। क्या देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे दोनों ही राजनीतिक दल जो बड़े रहे और उनका नेतृत्व करने से जुड़े हुए लोग, मैं समझता हूँ कि कहीं पे वो इसलिए चूक गए कि वे उत्तराखंड की जो परिकल्पना धारणा थी हमारी कि उत्तराखंड पहाड़ों से ज़्यादा जाना जाता है, बनस्पत, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर और देहरादून से, तो हम कहीं भटक गए इस समझ में और हमें लगा कि देहरादून से चल के शायद दूर दराज चमोली, गैरसैंण या पिथौरागढ़ में विकास संभव होगा। ऐसा होता नहीं है। फिर क्या होता है कि हमारी इस तरह की शिक्षा का भी अभाव है। शिक्षा से मेरा मतलब है कि वो जो नीतिकार हैं उनको समझ पहाड़ के प्रति अभी भी मैं बहुत कमज़ोर मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि देखिए, किसी भी क्षेत्र विशेष का विकास 3 चीज़ों पर आधारित होता है, उसके लोगों पर, उसके संसाधनों पर और समझ पर, जिसे स्किल भी कह सकते हैं। अगर आप देखें कि हमने अपनी पूरी जो रणनीति बनाई है, अभी आपने बहुत सा जिक्र किया कि पलायन भी हो रहा है और जिस तरह से कुछ होना चाहिए था इन 20 वर्षों में वो हमें दिखाई नहीं देता। ये सीधी सी और सरल सी बात है कि हम अक्सर कई तरह की कल्पनाएं करते हैं कि हमारा पहाड़ यूरोप जैसा होना चाहिए, कि पूरा यूरोप पहाड़ी है। और मैं अक्सर ये भी देखने में आता हूँ कि कई बार देखता हूँ कि अपने उत्तराखंड के चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या हमारे नेता मित्र हों, वे किन्हीं न किन्हीं कारणों से यूरोप में सीखने जाते हैं। तो शायद एक बात बड़ी साफ़ है कि अभी हमने जो कुछ भी सोचा या सीखने की कोशिश की उसे उतार इसलिए नहीं पाए। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मेरे को हमेशा से लगा है कि हमेशा योजनाएं दुर्गम क्षेत्रों में साझेदारी में बनती हैं। आप यहाँ से बैठकर, साझेदारी का क्या मतलब समझ, यहाँ से बैठकर आप अगर दूर दराज के किसी गांव के विकास का ढांचा तैयार करना चाहते हो तो संभव नहीं हो। मैदानी क्षेत्रों से हम अलग हैं क्योंकि हर 100 मीटर पर एल्टीट्यूड के साथ, ऊंचाई के साथ हमारे संसाधन बदलते हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो अभी अगर आप चमोली के या जो फॉर्मूला है वो सतपुली पर लागू नहीं होता विकास का, गैरसैंण का आपका हल्द्वानी पे लागू नहीं होगा। दोनों के लिए अलग अलग, और ये ही हिमालय की व्यथा भी है। हिमालय में कि जैसे गैरसैंण की राजधानी की मांग लगातार जिस तरह से चल रही थी, तो गैरसैंण ही राजधानी होनी चाहिए। मेरा अपना ठोस मानना इस बारे में यह है कि शुरुआती दौर से ही नींव रख देनी चाहिए थी, क्योंकि फिर भटकाव आते हैं, फिर कई तरह के सवाल आते हैं, आर्थिक बोझ के सवाल खड़े करते हैं। ये तमाम तरह के सवाल ऐसे ही तब पैदा होते हैं। अगर हमने उत्तराखंड बनाया था तो हमारी शुरुआती नींव ही ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें पहाड़ झलकता हो। और जब हम चूक गए, हमने बहुत से कारण शुरुआती तौर में ही कहा कि अभी बोझ नहीं डाल सकते, इसलिए हमें यहीं से कुछ कामकाज करने पड़ेंगे। गलत थी। मेरा ठोस मानना है कि उस शुरुआत में ही जो नींव रख दी गई है, तो अभी दोनों तरफ में से किस तरफ जाए। एक तरफ इतना करोड़ों रुपया खर्च हो चुका, एक इस तरफ भी और उस तरफ भी, और तमाम जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग सीमाएं होती हैं वो भी बाधाओं में आ जाती हैं। पर लबोलबाब कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य बनने में जो सबसे मूल चूल अंतर है
वहाँ पहाड़ी समझ थी और यहाँ पहाड़ी समझ नहीं। जी, जैसे अनिल जोशी जी कह रहे हैं कि नीति नियंता, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी पॉलिसियां नहीं ठीक रही और अब उनको सुधारने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर बिगड़ जाती है उसको सुधारने में बहुत समय लगता है। अगर पलायन की बात करें तो पलायन पर सब बड़े वादे करते हैं, लेकिन कोई भी नेता अपने गांव घर में रहने को तैयार नहीं है। कोई भी अगर गैरसैंण राजधानी की बात करें तो सही कहा अनिल जोशी जी ने कि अगर पहले ही उसको स्थायी रूप से राजधानी बनाई जाती तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन अब लोगों का मन भी नहीं है, बदलाव भी नहीं चाह रहे और कुछ नीति नियंताओं की कमी है। जिस तरह से पीसीएस में भी हमारी भागीदारी कुछ भी नहीं है मुझे लगता है, और जिस तरीके से अभी घोटालों पे घोटाले उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुए, चाहे चारा घोटाला हो जाए, चाहे बीजों का घोटाला हो गया, चाहे पटवारी घोटाला हो गया। अभी आपने एम्स में सुना होगा कि वहाँ के राजस्थान के लोग 600 लोग भर्ती कर दिए। ये मतलब क्या लग रहा है कि जो लोग नेता थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके अंदर पहाड़ का दिल नहीं धड़कता, सोच नहीं है? देखो मित्र, पहली बात तो ये है कि ये सब इसलिए भी होता है कि अगर पहाड़ में लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर आपके पास कितना नेतृत्व होगा पहाड़ का, पहले तो ये तय कर लीजिए। नंबर दूसरी बात कि अक्सर हम पलायन की बात करते हैं लेकिन एक पहलू नहीं समझना चाहते हैं। आखिर यमुना घाटी में इतना पलायन क्यों नहीं है, चक्रौता में क्यों नहीं है? हम उन पौड़ी के नाम लेते हैं, अल्मोड़ा का नाम लेते हैं। हमारे पलायन आयोग को, हमारे नीतिकारों को उन जगहों में पहले जाना चाहिए जहां पलायन नहीं हुआ। वही आधार होना चाहिए कि यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्यों रुके हैं लोग। आप जाइए चमोली के दूरस्थ स्थलों, रिसर्च करनी चाहिए नहीं, आप उनको कारण जाने ना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी स्टेबल है। अल्मोड़ा और पौड़ी दोनों मैदानी इलाकों के नज़दीक रहे, कई तरह के लुभाव, ग्लैमर, कई चीज़ें खींच के ले जाती हैं युवाओं को। पहली बात यही थी कि हमने वो फॉर्मूले समझे ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में वाई एस परमार ने पहला काम क्या किया था, यूनिवर्सिटी बनाई थी और ये कहा था कि खेती बाड़ी और सेब के बागान या ऑर्चर्ड ये हमारी आर्थिकी का हिस्सा होंगे। 18,000 करोड़ की इकोनॉमी है, क्योंकि पहाड़ में थे, पहाड़ी समझ थी। अब हम ना पहाड़ के हैं ना मैदान के हैं और हम एक कन्फ्लिक्ट में जीते हैं। अभी मैं देख रहा था लोग ये भी बात करते हैं कि मैदान और पहाड़। देखिए हम घिर गए, हम इस समय घिरे हुए से लोग हैं, समझ से बाहर हैं, भ्रमित हैं, कंफ्यूज हो गए पूरी तरह। तो इसलिए, लेकिन मेरा भी ठोस मानना है, अगर हिमाचल की बात करिए, मैं हिमाचल में गया तो मुझे बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिली। जिस तरह के कि वो ट्रेडिशनल हैं, बिल्कुल अपनी संस्कृति सभ्यता नहीं छोड़ी उन्होंने। और वहाँ ये भी देखने को मिला कि मैंने ट्रैफिक पुलिस वाले को 100 रुपये दिए और उसने वापस कर दिए। या तो चालान कटाइए या फिर रिश्वत नहीं चलती, ओवरलोड डंपर नहीं चलते, ओवरलोड ट्रक नहीं चलते। तो ये कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार वहाँ मुझे लगता है कि ज़ीरो पर है। हो सकता है ऊपर लेवल में हो या कहीं भ्रष्टाचार हो, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं हिमाचल में हूँ मुझे भ्रष्टाचार नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं हम पहाड़ियों में भ्रष्टाचार की सोच आ गई क्या? ना मैं इसको ऐसा, जब किसी भी राज्य का जो स्ट्रक्चर होता है अगर वो मिश्रित हो जाए, मतलब आप ना पहाड़ी हैं ना पूरे मैदानी हैं, आपके पास खुली स्वतंत्रता है, कोई भी किसी भी रूप में आपके बीच में आ सकता है, बच सकता है बिना सीमाओं के। तो स्वतः है कि आपके फिर सभ्यता भी उस तरह से आनी शुरू होती है। तो अभी आप मिक्स कल्चर में हैं, आपका अभी कोई कल्चर नहीं बचा। अब आप देखिए कौन सी चीज़ है जिसको लेकर आप आज पहाड़ में दम भर सकते हैं, बची नहीं है। हिमाचल की आपने टोपी से लेके प्रधानमंत्री भी टोपी पहनते हैं। अब तो प्रभु कृपा है कि उन्होंने उत्तराखंड की टोपी पहन के हमारा सम्मान बढ़ा लिया। बस सवाल ये है कि हमने कितना पुश किया, हमने कितना उत्तराखंडी बनने के दमखम भरे और उस पर भी सोचा। कहीं ऐसा तो नहीं हिमाचल पंजाब क्योंकि डेवलप सिटी था, हरियाणा की बॉर्डर से लगा हुआ था, डेवलप सिटी था, इस वजह से हम लोग, जैसे अगर पौड़ी की बात करें तो हम बिजनौर से यूपी से जुड़े हुए, एक मतलब फटीचर सब प्रदेशों से जुड़ने के कारण ऐसा तो नहीं हुआ कि हम लोग, देखिए हम अभी मिक्स कल्चर है और अब हम ये भी नहीं कह सकते कि दूसरा नहीं बसेगा। दिल्ली में नहीं रहते हमारे लोग, मुंबई में नहीं रहते, सबके साथ चलना है। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोगों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय चुनाव होते हैं कभी ब्राह्मण कभी ठाकुर और कभी ये और कभी, अगर जब ऐसे मुद्दे होंगे तो इसमें फिर एकता कहाँ होगी, अनेकताएं होंगी, अलग तरह के आपको मैंडेट मिलेगा लोगों का। अभी उत्तराखंडी होकर के अपने इस धरती पर गर्व करने का समय होना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि फिर मैं समझता हूँ
कि अभी मुझे बड़ा दुख हुआ, अभी कुछ समय पहले एक नारा लगा था कि योगी के हाथ में उत्तराखंड दे दो, तो उत्तर प्रदेश से क्यों हुए आप अलग उत्तराखंड में? अगर योगी के हाथ में देना था तो ठीक है ना, मिला लो वापिस। किसका मतलब है कि हम उत्तराखंड बनने के बाद भी हमारे अभी कई सवाल, जैसे आपने कहा वैसे के वैसे ही हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, हमारे लोकगीत, हमारी लोक संस्कृति, हमारी विधाएं क्या विलुप्त हो रही हैं? जैसे हमारा ढोल, दमाऊ, मसक, बाजे सब विलुप्त होते जा रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदार हैं या फिर सरकार? सब जिम्मेदार है। कौन चुनता है नेता को? कोई अमेरिका के लोग चुनते हैं यहाँ का मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री या यहाँ के विधायक? जब हम चुनते हैं तो हम सब दोषी हैं। और अभी क्या विलुप्त हो रहा है? अगर आप संभले नहीं तो फिर किसका उत्तराखंड, ये तय कर लेना। नहीं, एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है। अगर आजकल एक फिल्म चल रही है कश्मीर पे, द कश्मीर फाइल, उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की फिल्म है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 का नरेंद्र मोदी का चुनाव की तैयारी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे भी बड़ी समस्या है अगर उस फिल्म में टैक्स फ्री कराए, लेकिन आप पेट्रोल में टैक्स फ्री कर देते, अन्य जगह टैक्स फ्री कर देते, आपने उस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, तो क्या कहेंगे? वो फिल्म एक राजनीतिक सोच को लेकर है या फिर कुछ और है? देखो दोस्त, पहली बात तो मैंने फिल्म नहीं देखी, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन जो चारों तरफ चर्चाएं हैं अब चर्चा तो ऐसी होती है हमेशा, कब वो चर्चा हो जाए, कब उस पर राजनीतिक पहलू या उस पर तंज लगा दिया जाए। ये तो समाज है, अपनी अपनी दृष्टि से। आपने कश्मीर फाइल की बात कर रहे हैं, अपनी दृष्टि से देखी होगी, दूसरा दूसरे की दृष्टि से देखा होगा, वर्ग विशेष, धर्म विशेष उसको दूसरी दृष्टि से देखा होगा। ये तो समाज के अंदर होता है, पर क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी इसलिए मैं अपना दृष्टिकोण नहीं दे सकता। दिखाएगा कि हिंदुओं में बहुत अत्याचार हुआ, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, तो ये कोई चुनावी एजेंडा तो नहीं है कि कहीं ऐसा लग रहा हो चुनावी एजेंडा हो और नरेंद्र मोदी 2024 की तैयारी कर रही हो और लोग रो रहे हैं, पिक्चरों में देख रहे हैं कि हिंदुओं को अत्याचार हुआ। अत्याचार तो पहले भी हुए, औरंगजेब के टाइम पे भी हुए, उससे पहले भी जब राजपूत राजा थे तब भी हुए, अशोक ने भी पूरा कलिंग खाली कर दिया। तो ये क्या एजेंडा है? देखिए, मैं इसको ऐसे नहीं लेता। मैं ऐसे लेता हूँ कि अक्सर कोई घटना को, वो आपने देखा होगा, बहुत महत्व नहीं रखती, लेकिन वो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है। तो ये सब चीज़ें समाज में ठीक नहीं है मेरी दृष्टि में, क्योंकि जो यहाँ है वो हमारा है और हम उसके हैं, सब समान है। हाँ, मूल उसको ऐसे देख सकते हैं आप कि किसी भी तरह की कुरीति, चाहे वो कहीं पे भी हो और किसी के लिए भी हो, वो ठीक नहीं है। किसी भी जाति धर्म किसी के साथ वो ठीक नहीं है, खत्म होना चाहिए, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने उत्तराखंड हो या कश्मीर हो या देश का कोई किस्सा हो, अपने को सबसे पहले भारतीयता पर गर्व होना चाहिए और फिर जो राज्य विशेष जहाँ से आप आए हैं उसको आप दुनिया में कैसे चमका सकते हैं, उसकी ताकत से जुड़े, कमजोरियों से नहीं। चलिए, ये तो अनिल जोशी जी जो शख्सियत है, उत्तराखंड राज्य को बनाने में भी उनका योगदान है। और देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण, कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है इनको। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि उत्तराखंड राज्य की जो समस्याएं थे जो कि मैं बता रहा हूं, और आने वाला वक्त बताएगा कि बदलाव होगा कि नहीं। मैं राजीव गौड़ नीरज के साथ कर्मभूमि टीवी के लिए कोटद्वार।